कि बहुजन समाज पहले की तुलना में आज ज्यादा ताकतवर है। अब जो आने वाला समय है वो बहुजनों का होगा, आने वाला समय जो है हमारा होगा और हम लोग ताकत से जीतेंगे और इस देश के अंदर दोबारा से नीली क्रांति होगी और मान्यवर साहब कांसीराम साहब का जो सपना है सम्राट अशोक का भारत, वो दोबारा से हम लेकर करता है। इस देश में सांप्रदायिक माहौल बना दिया गया है। तो जब मोदी जी कहीं विदेश में जाते हैं तो क्या कहते हैं, मैं बुद्धि के देश से आया हूँ, मैं बुद्धि के देश से आया हूँ। और जब यहाँ हमारे भारत देश में आते हैं तो कहते हैं मैं राम के दरबार से आया हूँ। जिसकी लाठी उसकी भैंस, आप लोग दुनिया जानता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, शासन सत्ता सब कुछ है। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र का मतलब पीछे झाड़ू बांधो, सर के आगे हंडी बांधो, वही तो हिंदू राष्ट्र है भैया। करेंगे विरोध करेंगे, मनु हिंदू राष्ट्र नहीं होने देंगे। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं इसमें दिल्ली में हूं और दिल्ली में बहुजनों का जो प्रेरणा स्थल है, मैं यहां पे हूं और तमाम लोग हैं हमारे साथ, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। अगर आज बात किया जाए तो आज पूरे देश में हर्षोल्लास का दिन है। आज बहुजन के महानायक मानवर कांसीराम साहब जी की जयंती है और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे बहुजन समाज के तमाम लोग हैं जो आए हुए हैं। आज मैं उस जानने की कोशिश करूँगा जो बहुजन समाज में जन्मे महापुरुष हैं, वो अगर बात किया जाए तो तथागत गौतम बुद्ध से लेकर फूले, साहू, अंबेडकर, पेरियार, तमाम लोग हैं जो बहुजन समाज पे समय समय पर जो शोषित वंचित समाज हैं उनकी आवाज़ उठाने की कोशिश की। एक सर हैं, आप बाबा साहब अंबेडकर के बाद अगर देखा जाता है तो मानवर कांसीराम साहब ने धरातल पे बहुत ज़्यादा काम किया, शोषित वंचित समाज की आवाज़ बनी। आप कैसे देखते हैं मानवर कांसीराम साहब को? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है और मैं एडवोकेट हूँ। दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तमाम डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में पिछले 8 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यदि हम बाबा साहब के बाद देखें तो पूरी तरीके से कांग्रेस, बीजेपी, मनुवादी और विषमतावादियों ने इस देश के अंदर से बाबा साहब का नाम मिटा दिया था, बाबा साहब के विचारों को भी मिटा दिया था। लेकिन कांसीराम साहब ने अपने साथियों के साथ जो मुहिम चलाया और आप लोग देखें कि उस मुहिम के अंदर कांसीराम साहब ने दिन रात प्रताड़ना झेली, दिन रात संघर्ष किया। उस संघर्ष को करने के बाद ना तन पे कपड़े थे, ना जेब में पैसा था, उसके बावजूद भी देश में हर जगह गांव-गांव तक जाके डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को लेके जाना इतना आसान काम नहीं था। फिर भी कांसीराम साहब ने अपने जीवन में कुछ प्रतिज्ञा लेकर, अपने जीवन में उन्होंने प्रतिज्ञाएं लेकर, उन प्रतिज्ञाओं को सफल बनाकर शादी ना करना और किसी भी समारोह में ना जाना और जब तक बहुजनों को हुक्मरान ना बना देना, तब तक की कसम जो कांसीराम साहब ने खाई और उसको हकीकत करके दिखाया और बहन जी को 4-4 बार मुख्यमंत्री। हुक्मरान तो सबको बनना है। बाबा साहब ने भी कहा है कि जब तक आप लोग राजनीति भागीदारी में नहीं जाएंगे तब तक आप लोग को हक अधिकार नहीं मिलेगा। एक दौर था जब सूचना का अभाव था, लोग लामबंद हो जाते थे। आज दौर सोशल मीडिया का भी है, तमाम लोग टेक्नोलॉजी से भरपूर हैं, सबके पास सूचना भी जा रहा है, फिर भी लोग लामबंद नहीं हो पा रहे हैं। तमाम आप राजनीतिक पार्टियां को देखेंगे जो बहुजन समाज के नींव पर टिकी हुई हैं, ऐसे तमाम पार्टियां उनकी हसर आप देख ही रहे हैं। आप उसको कैसे देखें? देखिए, मैं थोड़ा आपकी बात से सहमत नहीं हूँ क्योंकि बहुजन समाज पहले की तुलना में आज ज़्यादा ताकतवर है। बहुजन समाज पहले की तुलना में आज ज़्यादा एक साथ इकट्ठा होना सीख गया है। बस फ़र्क इतना है कि जो मनुवादी मीडिया है, मनुवादी मीडिया को इस देश के यहाँ अंदर मीडिया की बात नहीं है। यहाँ अगर आप सत्ता में कैसे जाएंगे जब आप लामबंद नहीं होंगे? बाबा साहब लोकतंत्र की यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिए हैं। अब लोकतंत्र का मतलब है कि आपके पास शक्ति होनी चाहिए, पावर होना चाहिए। पावर का मतलब जनता का पावर। जी, देखिए वही मैं बताना चाह रहा था कि यदि इस देश का जो मनुवादी मीडिया है वो जो माइंडसेट लोगों का तैयार करता है, इस देश में सांप्रदायिक माहौल बना दिया गया है तो लोगों को लगता है हमारा विकास जो है मंदिर और मस्जिदों से होगा। तो वो जो तरीका है लोगों के जो बुद्धि को छीनने का, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो किसी भी तरीके से हमारी बात को और हमारे विचारों को वहाँ तक जाने नहीं दे रहा। क्योंकि हम लोग देखें तो हमारा जो पूरा मूवमेंट है वो माउथ मीडिया का काम चलता है हमारे यहाँ, डोर टू डोर कैंपेनिंग हम लोग करते हैं। उन लोगों की इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनके पास ऑलरेडी मेन स्ट्रीम मीडिया है, तो वो अपनी बात को और बेकार बातों को, विषमतावादी बातों को समाज में फैलाने में चालाकी से फैला देते हैं और वो देश में संविधान नहीं था, मनुस्मृति थी, शोषित वंचित समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं था जो 90% लोग हैं। तो लोग पढ़े, इंटेलेक्चुअल हुए, लोगों को समझाया। आज सबको बाबा साहब ने संविधान दिया, पढ़ने का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, रहने का अधिकार दिया। तो कब तक आप लोग ठीकरा फोड़ेंगे एक दूसरे पे? देखिए, फिर वही बात आती है घूम फिर के, हम लोग कोई टीकरा नहीं फोड़ रहे हैं, लेकिन जैसे हम लोग काम कर रहे हैं उसी तरीके से, जैसे मानवतावादी विचारधारा काम कर रही है उसी तरीके से विषमतावादी विचारधारा भी काम कर रही है। तो हमें अभी अपनी तरफ से ज़्यादा ताकत लगाकर
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम करके बहुजन समाज में कांसीराम साहब को अपनी प्रेरणा स्रोत मानकर, बहन जी मायावती को अपना प्रेरणा स्रोत मानकर हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। और हम लोग देखेंगे कि पिछले 90% लोगों को कहाँ ताकत लगानी चाहिए? आप तो एक वकील हैं, आपको पता है। देखिए, हम लोगों को, क्योंकि मैं ये बात खुद से नहीं कहता, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि ऑर्गेनाइज अंडर वन पॉलिटिकल पार्टी और वन लीडर। यही हमारा सोल्यूशन है कि हमें जो बाबा साहब ने, क्योंकि कांसीराम साहब ने कहा संविधान के रास्ते से हमें दो बड़े अधिकार मिले, एक शिक्षा का अधिकार, एक वोट का अधिकार। शिक्षा का अधिकार हमें व्यक्तिगत रूप से अपनी खुद की उन्नति और समाज की उन्नति के लिए करना चाहिए, और वोट का अधिकार हमें बाबा साहब की जो दूसरी बात है, वन ऑर्गेनाइजेशन वन पॉलिटिकल पार्टी की जो बात है, वहाँ पे हमें वोट का अधिकार का जो है अपना इस्तेमाल करना चाहिए। हमारा समाज थोड़ा सा अभी जो है भ्रमित है, हमारा समाज थोड़ा सा बहल गया है, और वो दोबारा, मुझे विश्वास है कि 2025 के बाद अब जो आने वाला समय है वो बहुजनों का होगा, आने वाला समय जो है हमारा होगा, और हम लोग ताकत से जीतेंगे, और इस देश के अंदर दोबारा से नीली क्रांति होगी, और मान्यवर साहब कांसीराम साहब का जो सपना है सम्राट अशोक का भारत, वो दोबारा से हम लेकर आएंगे। चलिए, तो ये एडवोकेट साहब थे और इनका बहुत अच्छा विचार था। इनका कहना है कि अगर, मेरा अपना मानना है कि तब तक आप लोग लामबंद नहीं होंगे, तब तक आप लोग सत्ता की सियासत में नहीं जा पाएंगे, दूर दूर तक ये लोग भटकने नहीं देंगे। तमाम लोग हैं, आप सुने कि आप मानवर कांसीराम साहब जी के साथ काम किए हैं। ये तो बात हकीकत है। साहब कांसीराम जी इसी जगह है जो साहब कांसीराम जी कैडर दिया करते थे। इसी ज़माने में साहब यहाँ पर जब छोटा था ये कार्यालय, इसको केंद्रीय कार्यालय कहते थे पूरे भारत के लिए। यहाँ से सेंटर था हमारा, यहाँ से साहब कांसीराम जी सबको कैडर दिया करते थे। यहाँ पर हमारी मीटिंग हुआ करती थी। कैडर में क्या होता था, किस तरह के वो बताते थे कि बहुजन समाज के लिए कैसे उन्नति होगा? बहुजन समाज के लोगों को ऐसा संदेश देते थे कि एक साथ रहो और आपस में फूट मत करो। कोई ब्राह्मणवादी मीडिया तुम्हारे को बहकाने का काम करेगी, तोड़ने का काम करेगी, हर प्रकार की विषमतावादी की लांछत करेगी, लेकिन उससे गुमराह नहीं होना, इकट्ठे रहना। और साहब ऐसी ऐसी चीज़ें समझाते थे कि ये बहुत अनोखी चीज़ें बताएं। कौन गुमराह कर रहा है इस समाज को? इस समय तो आज के डेट पे मनुवादी मीडिया, जिसको कहते हैं गोदी मीडिया, ये गुमराह कर रहा है, हमारे समाज को पढ़ने लिखने से वंचित कर रहा है, और ज़्यादा आस्थावादी पे हमारे समाज के लोग ज़्यादा फंस रहे हैं, आस्थावादी। जबकि आस्थावादी शब्द ये गुमराह करते हैं हमारे को, हमारी जो केंद्र है, जो माइंड को वो करती है। पाखंडवाद के जंजाल में आप लोग फंस चुके हैं, और उसका श्रेय दिया जाए तो मेन स्ट्रीम मीडिया का जाता है। सबसे ज़्यादा मेन स्ट्रीम मीडिया को जाता है। आप लोग उस पाखंडवाद से निकलने के लिए क्या कर रहे हैं? उसके लिए हम अपना जो बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया है, इस पे ही बड़ा ध्यान करें। यही हमारा मीडिया है, उससे हमको निकलना बहुत ज़रूरी है। और हम अपने घर घर जा करके काम करने से निकला जाता है कि सिर्फ देखने और सुनने से निकला जाता है? करने से और देखने से। जैसे हम बोल रहे हैं तो कम से कम जो देखेगा नेशनल दस्तक चैनल पर कि ये पाखंड के बारे में, पाखंडवाद के ऊपर, जो आजकल की जो महिलाएं हैं सब ज़्यादा पाखंडवाद में फंसी हुई हैं। बहुजनों को जो विरासत है बोध गया, वह उसको बचाने को लेकर वहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है। आप गए हैं कि नहीं वहाँ? ऐसा है, हमारे बहुजन समाज पार्टी के बहुत सारे लोग पहुँच चुके हैं और पहुँचे और समर्थन कर रहा है। और हमारे दिल्ली से भी और पूरे भारत से बहुजन समाज के लोग बोध गया, जो हमारा जो सबसे बड़ा स्थल है भारत का, वो हमारी धरोहर है, उस पर हम पूरी तरीके से सहमति है और पूरी हमारी सपोर्ट तो है। चलिए, ये मानवर कांसीराम साहब जी के साथ काम किए, और जो मानवर कांसीराम साहब जी का जो कॉन्सेप्ट था वो बुद्ध जी, साहू जी, अम्बेडकर जी से ही आता है। वो भी कहते हैं कि एकत्रित रहिए और पढ़िए लिखिए, तमाम वो बात कहे हैं, संगठित रहिए, काम कीजिए। और भी तमाम लोग हैं। सर, बुद्ध की विचारधारा आज जन जन तक जा रही है, लोग उनको मान रहे हैं, और साफ साफ में उसमें अवतारवाद, पाखंडवाद से लोग मुक्ति की बात कर रहे हैं। आप उसको कैसे देखते हैं? भाई, हम इससे देखते हैं कि ये लोगों को भटकाने के लिए ब्राह्मणों ने, हम आपको भटकाने के लिए ब्राह्मणों ने ये हमारे महात्मा बोधि जी को विष्णु जी का 10वां अवतार बता दिया। क्यों बता दिया? इसलिए बता दिया कि जो हमें लोगों को पाखंडवाद में किस तरह जकड़े। तो हम तो एक कोशिश करते हैं, हम पाखंडवाद से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। और हम लोग इस मूवमेंट को चलाने के लिए घर घर जाने का भी प्रयास कर रहे हैं। पाखंडवाद कैसे फैलाया जाता है? क्या है पाखंडवाद? पाखंडवाद सीधा है, टीवी के द्वारा। शायद अगर 12 घंटे टीवी चलाओ तो शायद 2 घंटे कुछ दिखाया जाएगा, बाकी कहीं शनि महाराज, कहीं कोई महाराज, कहीं कोई महाराज। हमारी माँ बहन है घर पर बैठी रहती हैं, उनको कोई काम नहीं है। तो सबसे ज़्यादा मेरी माँ बहन बेटियाँ ही अंधविश्वास में घुसी हुई हैं, क्योंकि हम लोग
घूमते फिरते हैं, हर जगह आते हैं। यहाँ मेरी माँ बहन बेटी पत्नी तो आई नहीं, उसको क्या जानकारी। हम यहाँ घूम रहे हैं, हम यहाँ का ज्ञान ले रहे हैं, घरवाली उनका ज्ञान ले रही है। तो सबसे ज़्यादा हमारी माँ बहन बेटियाँ पाखंडवाद में हैं। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं, पत्नियां नहीं निकल पाएंगी पाखंडवाद, लेकिन बच्चों को निकालने की कोशिश तो ये जरूर तो करेंगे। आप लोग के ऊपर जिम्मेवारी है ना कि आप अगर कोई कार्यक्रम में जा रहे हैं जहाँ पे सोशल जस्टिस की बात हो रही है, जहाँ पे पाखंडवाद की बात खत्म करने के लिए हो रही है, वहाँ पे ले जाने की जिम्मेवारी तो आप ही के पास है। तो जिम्मेवारी है, लेकिन घर कुछ हम लोगों की मजबूरियां भी होती हैं। अगर मैंने अपनी बीवी से बोला चलो वहाँ चलना है, तो आप सब लोग भी जानते हो कि 90% आदमी घरवाली को थोड़ा डरता है। मैं भी डरता हूँ, खुला बोलता हूँ। अगर मैंने ज़्यादा प्रयास डाला, कोई नहीं जाना तुम क्या कर लोगे, तो भैया डरना नहीं चाहिए। किसी तरह उसको अभ्यास करो। कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, और आवत रसी घाट पे सल पर हो निशान। कभी प्रयास से नहीं हटेंगे पीछे, लेकिन प्रयास कर दें। एक दिन वो समय आएगा कि मेरी घरवाली भी खड़ी होगी मेरे साथ, कंधे से कंधा मिला के। तो आप लोग जो यहाँ से सीख कर जाते हैं बुद्ध की विचारधारा को लेकर, कांसीराम साहब की विचारधारा को लेकर, बाबा साहब की विचारधारा को लेकर, तो आप अपने बच्चों में शेयर करते हैं, अपनी पत्नी के साथ शेयर करते हैं? देखो बच्चों को बताता हूँ, बच्चे मेरी बातों को मानते हैं, लेकिन घरवाली थोड़ी असहमत रहती है। मैं खुला बोलता हूँ भैया, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे तीनों बच्चे पाखंडवाद से बाहर आ चुके हैं, लेकिन धर्म पत्नी अभी 10% बाहर हुई, 90% है। वो क्या कहती है? वो देखो, वो कहती है मुझे आपसे मतलब नहीं है, तुमको जहाँ जाना जाइए। लेकिन मैं तो अपने जिस रंग में हूँ मस्त हूँ। मैं कहता हूँ देवी, हाथ जोड़ लेता हूँ, देवी तुम घर की लक्ष्मी हो, कृपया कोशिश करो हमारे साथ खड़े होने की। वो कहती है भाई तुम जानो तुम्हारा काम जाने मैं तो भाई इसी में मस्त हूँ। तो भैया फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। बच्चे निकल चुके हैं, बच्चे इस चीज़ से दूर रहते हैं, और मैं उनको सारी। क्या इसके पीछे की वजह, क्या वो पढ़ी लिखी नहीं है इसलिए इस तरह की काम कर? सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा, शिक्षित नहीं है। शिक्षा की अशिक्षित की वजह से पंडित जी ने जो बता दिया वही बात को मान जाते हैं। मैं तो पंडित लोगों का कट्टर विरोधी हूँ, ऐसे विरोधी नहीं हूँ। अगर भाई आ गया मेरा, अगर मानवता के हिसाब से मेरा भाई है, अगर उसने पाखंडवाद फैलाया तो मैं उसके पाखंडवाद को सहन नहीं करूँगा। आपकी उम्र में एक कॉन्सेप्ट चलता था बहुजन समाज में, जो संवर समाज के लोग थे वो हमेशा कहते थे कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो होगा चोर, घूमेंगे और भी मजदूरी करेंगे तो महान होगा। क्या ये कॉन्सेप्ट सच में लागू था आपके समय में जब आप छोटे थे तो? देखो इसके बारे में तो मुझे खैर जानकारी नहीं है। हम तो कहते हैं अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो शेर की तरह दहाड़ेंगे। कहते हैं शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो नहीं पिएगा ना वो तो क्या है। और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा क्या है। अगर मंदिर जाएंगे तो हम चोर उचक्का बदमाश एकारी भिखारी बनेंगे। अगर शिक्षा की ओर दौड़ेंगे तो IAS DPS डॉक्टर जज कमिश्नर कोई बनेंगे। तो मैं बच्चों को भी, 3 बच्चे हैं, कभी मंदिर की तरफ नहीं दौड़ाता हूँ। और तो और मेरी घरवाली मंदिर जाती है, वो कहते हैं नारियल तोड़ो ना, मैं ना जिससे मर्जी तोड़वाओ, मैं नहीं तोड़ूंगा भैया, ना मैं तोड़ता हूँ ना मेरे बच्चे जाते हैं। और भाई मेरे तरफ सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। जो तो ये भाई साहब कह रहे थे और सच्चाई है। तमाम लोग हैं, मैंने इंटेलेक्चुअल से भी बात करता हूं तो निकल कर आता है कि जो मनुवाद है वो आपके गृहिणी तक पहुंचा, यानी कि जो वहाँ पे खाना पकता है वहाँ पे है मनुवाद। अगर वहाँ से मनुवाद निकल गया तो समझिए पूरे परिवार समाज से निकल जाएगा, क्योंकि जो मनुवाद है अगर गृहिणी में है तो वहाँ से सारा पनपता रहता है। उसके टच में परिवार का हर एक व्यक्ति आता है, चाहे लड़का हो, पति हो, लड़की हो, माँ बाप हो, सारे लोग उसके टच में आते हैं। और कोशिश यही है कि भाई अपने परिवार को सुधारेंगे जब हम किसी को सुधार सकते हैं। अगर और वो रास्ता है शिक्षा का। शिक्षा, अगर शिक्षा है, शिक्षित है, तब तो मेरा परिवार सुधरेगा। अगर अशिक्षित है, हम अकेले शिक्षित हैं, 4 अशिक्षित हैं, तो सुधारने में तो भैया मेरी जिंदगी गुजर जाएगी, तो शायद सुधार नहीं पाएंगे। लेकिन मोदी जी शिक्षा को लेकर बहुत काम कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि वो पाखंडवाद खत्म। भैया मैं मोदी जी के बारे में तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा। जब मोदी जी कहीं विदेश में जाते हैं तो क्या कहते हैं, मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, मैं बुद्धि के देश से आया हूँ। और जब यहाँ हमारे भारत देश में आते हैं तो कहते हैं मैं राम के दरबार से आया हूँ। तो भैया उनके बारे में नहीं बोलूँगा। क्यों भैया, मेरी कहीं पकड़ लगवा दो ऐसे बुलवा के, तो मैं इतना डर है भैया क्या करें। जिसकी लाठी उसकी भैंस, आप लोग दुनिया जानता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, शासन सत्ता सब कुछ है। अभी हम लोगों को डरा। क्या काम करते हैं आप? मैं राजमिस्त्री का काम करता हूँ भैया, मजदूरी का। कहीं ऐसा ना आप हो मिस्त्री है, मजदूरी का काम करते हैं, फिर भी इतना डरे हुए हैं। क्या करें साहब, मुझे रोजी रोटी है, पेट का धंधा है। कहीं पकड़ के ले जाए, हम सारे जेल में पड़ जाए और मेरे बच्चे भूखों मर जाए, तो भैया डरना भी है। कहते हरि का भजन पेट का धंधा, जो ना माने वो मूर्ख अंधा।
भैया मुझे पेट का धंधा चलाना है, जैसे भी हो भाई, भजन भी करना है, धंधा भी चलाना है, क्या करें, मजबूरियां हैं। ये इस देश में जो मजदूर किस्म के लोग हैं, जो रेडी पटरी पे ठेला लगाते हैं, वो भी आज इस सरकार से डरे हुए हैं। मैं कोई क्राइम पे नहीं बात कर रहा था, मैं शिक्षा पे बात कर रहा था। मैं कह रहा था कि मोदी जी शिक्षा को लेकर बहुत काम कर रहे हैं, शोषित वंचित समाज को एजुकेशन दिला रहे हैं फ्री में, फिर भी ये भाई साहब बोलने को तैयार नहीं हो रहे। क्यों शिक्षा पे नहीं बोल रहे हैं? क्या सच में मोदी जी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे भैया हैं? अगर शिक्षा के ऊपर जाया जाए तो मुझे ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बोलता हूँ। अभी जो हमारा ये कुंभ का मेला हुआ है इलाहाबाद में, थोड़ा बहुत पता है, 47,000 करोड़ का खर्चा आया उसमें, और मेरे भारत के 37,000 स्कूल बंद होने जा रहे हैं। क्यों होने जा रहे हैं? जो स्कूल का बजट था वो कुंभ में लगा दिया। अब मेरे कहीं दूर में, मैं यूपी से आता हूँ, मेरे खुद गांव में प्रॉपर में 5 तक स्कूल है, 2 टीचर हैं। अब बताइए टीचर पढ़ाएंगे या स्कूल की व्यवस्था देखेंगे, क्या करेंगे? तो जब स्कूल में टीचर नहीं होंगे, हम अपने बच्चों को खुद नहीं भेजेंगे, भाई 2 मास्टर हैं, क्या करेंगे? तो स्कूल तो ऑटोमेटिक बंद कर देंगे। टेबल नहीं है, मेज नहीं है, कुर्सी नहीं है, क्या नहीं है, तो वो तो ऑटोमेटिक बंद होना है। कुछ हम लोगों की भी कमियां हैं। अरे मेरे भाई बंद वहाँ मेरे बाप को पानी नहीं पिला रहे, गंगा नहाने जा रहे हैं भैया। पहले अगर एसी बाप को पानी पिलाओ तो सारे गंगा तीरे तो घर पे बैठे हैं। लेकिन भैया जिसकी जितनी सोच उतना काम करें। उत्तर प्रदेश में तो लगातार मोक्ष की प्राप्ति कराई जा रही है। तो ठीक है, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने मोक्ष क्यों नहीं लिया? अरे वो भी तो वहीं कम 100 आदमी की सिक्योरिटी में थे। अरे पहले वो मोक्ष ले लेते। तो भाई धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं, हिंदू जोड़ो भारत यात्रा दुनिया भर का निकाला है, मैं भी वहीं का हूँ, मैंने यात्रा देखी, शामिल तो नहीं हुआ, तो उनके बारे में तो बोलना नहीं चाहता आप हूँ। हिंदू हैं कि नहीं? अरे भैया मैं तो मानवता को मानता हूँ, हिंदू जाति बिरादरी भेदभाव में नहीं पड़ता हूँ मैं ना हिंदू ना मुसलमान, सिख ईसाई जैन मुस्लिम कोई भी हो, सारे मेरे भाई हैं। अगर कोई उन्होंने गलत काम किया तो उसको गलत का परिणाम मिलेगा, अगर सही करेगा मेरा भाई है, कंधे से कंधा मिला के चलूंगा, चाहे कोई भी हो। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो आपका भी अधिकार मिलेगा, वो कह रहे हैं। अरे हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र का मतलब पीछे झाड़ू बांधो, सर के आगे हंडी बांधो, वही तो हिंदू राष्ट्र है भैया। ऐसा होगा? हाँ हाँ, मनुवाद है, वही लोग चाहते हैं कुछ लोग, लेकिन हम लोग नहीं चाहते। हम तो कोशिश करेंगे, विरोध करेंगे, हिंदू राष्ट्र नहीं होने देंगे, कोशिश करूंगा। भाई मेरा जितना बोलने का अधिकार उतना बोल सकता हूँ, ज्यादा तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि सरकार उनकी बैठी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम, मैं वैसे तो ओबीसी से आता हूँ, राजू कुशवाहा है मेरा, ठीक है। आप मौर्य वंशी हैं, शाक्य वंशी हैं? हाँ हाँ, मैं अशोक साम्राज्य का वंशज हूँ भाई। उनके वो हमारे पूर्वज हैं, दादा परदादा थे, मेरे बाप समझो कुछ भी समझो, मैं उनका वंशज हूँ, सूर्यवंशी हूँ। तो सम्राट अशोक का जो धरोहर है बोध गया, उसको लेकर क्या कहेंगे? उसको लेकर मेरा है, देखो वहाँ पहुँचने तक की तो मेरी क्षमता नहीं है, लेकिन हम लोग एक छोटा सा संगठन बना रखे हैं। तो एक समता सैनिक दल, मतलब एक तो राष्ट्रीय लेवल पे है, छोटा हम लोगों ने होलम्बी कला मेट्रो बिहार से बना रखा है। तो हम लोग संविधान रक्षक संघ बना रखा है, उससे हम लोगों ने जितने मेंबर हैं सब लोगों ने ये कहा है कि भाई 100-100 200 रुपये एक रतनगिरी विरासत को बचाने के लिए आप लोग सहयोग कीजिए, और वहाँ पे लोग जाएंगे और वहाँ पे धरना में शामिल होंगे। हम लोग नहीं जा सकते हैं, तो हम लोग वहाँ पे धन इकट्ठा करके उनको देने की कोशिश कर रहे हैं, और जो भी होगा 10, 5,000, 2,000 तो देने की कोशिश कर। हम लोग जा नहीं सकते तो सहयोग जरूर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो बात की। ठीक है साथियों, जय भीम, नमो तो बुद्धाय। ये शाक्य वंशी थे और इन्होंने एक एक करके परत खोल दी। ये गरीब हैं, मजदूर हैं, सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते अपने हक अधिकार को लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार क्या सोच रही है। ये राजमिस्त्री का काम कर रहे हैं, और शिक्षा और कुंभ को लेकर बहुत अच्छा इन्होंने बात कही कि 47 करोड़ रुपए ख़त्म किए गए। अब मुझे पता नहीं है, और कितने स्कूल यूपी में बंद किए गए हैं वो आपको भी आंकड़ा पता ही है। आप क्या सोचते हैं मैं कमेंट में ज़रूर बताइए। लेकिन एक ख्वाब जो है देश भर में, जो बीजेपी की सरकार है, वो किस हद तक अपने आप को वर्चस्व बना रखी है। एक चलने वाला व्यक्ति रोड पर, वो भी अपने हक अधिकार को लेकर बात नहीं कर सकता। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।